आज तो स्ट्रेंथ बहुत लो है। 8 ही बच्चे हैं, 7। एक्चुअली कल टेस्ट है ना, और टेस्ट के टेस्ट के लिए हाँ, कई सारे टेस्ट हैं। सर एक ही है मैथ्स का। पता नहीं कुछ। सो लेट्स कंटिन्यू। फिर ये फिफ्थ क्वेश्चन में डी पार्ट है, वैसे तो क्लियर ही है, बाकी पार्ट्स तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, आप सिर्फ डी पार्ट कर दो, बाकी आसान है। अच्छा डी पार्ट करा दो, बाकी हो गया, तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं, दे आर टू बी सीटेड इन अ रो। ये बात हो रही है नंबर ऑफ परम्यूटेशन सो दैट नो 2 गर्ल्स टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। ये सब तो आपने स्ट्रेट अवे कर ही गए होंगे, है ना। तो मैं डी पार्ट डिस्कस करूंगा, वैसे आंसर दे ही देते हैं, हर एक का क्या फर्क पड़ता है, कितना समय लगेगा। तो ऐसा है, आपके पास जो इन्वेंट्री है B1 B2 B3 B4, ये 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। दिस इज द सेट, और इसी सेट को हमें अरेंज करना है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपको अच्छी तरह से पता है कि नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट इज 8 फैक्टोरियल इफ देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। नंबर ऑफ परमुटेशन सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर का गैप मेथड से आपने किया होगा, तो ए पार्ट का आंसर आ गया कि बॉयज को अरेंज कर लो और 5 गैप में गर्ल्स को अरेंज कर लो, तो बॉयज कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल ways, एंड इन 5 gaps available, 4 girls can be arranged in 5p4 ways. So this answer is also very simple. It's very simple. So A is okay. All girls are not together. All girls are not together. मतलब इसका तो क्लियर कट है कि आपने करना है टोटल नंबर ऑफ वेज 8 फैक्टोरियल माइनस नंबर ऑफ वेज व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो कंसीडर ऑल 4 गर्ल्स एज सिंगल ऑब्जेक्ट। 5 फैक्टोरियल इंटू ये 4 गर्ल्स को आपस में शफल करेंगे 4 फैक्टोरियल। तो ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट तो ऐसे ही था, जस्ट वर्बली। सी वाला पार्ट में बोला बी एंड जी आर ऑल्टरनेट और बॉयज एज वेल गर्ल्स आर सेपरेटेड। इसका आंसर क्या आएगा, तो आपने बॉयज को अरेंज कर दिया मान लो, और ये 4 जो गैप्स हैं इसमें गर्ल्स को अरेंज किया, तो आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल वे से बॉयज को अरेंज किया और 4 गैप्स में 4 फैक्टोरियल वे से गर्ल्स को अरेंज किया। ये सारे अरेंजमेंट, हाँ ये सारे अरेंजमेंट में फर्स्ट place occupied by a boy, and similarly you can have first place occupied by a girl, and इसके भी आपके उतने ही वेज होंगे। तो ऑब्वियसली ट्वाइस ऑफ 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, तो टोटल आंसर आ गया 2 टाइम्स फैक्टोरियल 4 स्क्वायर। तो बी पार्ट पे आते हैं फाइनली, डी पार्ट पे। 1 सेकेंड बेटा, आप लोग टाइमली एंटर कर जाया करो यार, 5 मिनट पहले एंटर कर जाओ तो वो ज्यादा बेटर है ना। एनीवे, सो फिफ्थ क्वेश्चन डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट में किसने किसने किया, अगर आपने किया तो थोड़ा अपना व्यूज दो। नहीं बेटा, वेटिंग रूम को डिसेबल करने की बात कर रहे हो क्या, इनेबल? इनेबल तो किया हुआ है ना। तो फिर परमिशन ही मांगेगा ना सर। हाँ तो परमिशन, वेटिंग रूम को इनेबल किया हुआ है ना, तो फिर परमिशन तो देनी पड़ती है ना, तो मुझे ही परमिट करने पड़ते हैं। तो सर डिसेबल कर दो सर, डिसेबल कर दो ना। आपको करना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप ही आ जाएगी। अच्छा ये बोल रहे हो, ओके 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 ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। क्या बोला साकेत, 4 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 6 कैसे सर एक्सप्लेन। पहले तो मैंने बॉयज को अरेंज कर दिया, और हम्म उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि मतलब बॉयज गर्ल्स को चूज कर रहे हैं जैसे,
तो हमारा एक पर्टिकुलर बॉय एक पर्टिकुलर गर्ल को चूज नहीं कर सकता, तो उसके पास 3 चॉइसेस होंगी। फिर दूसरे लड़के के पास 3 चॉइसेस होंगी, तीसरे लड़के के पास 2 चॉइसेस होंगी और लास्ट वाले के पास 1 होगी। बॉयज को हम 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए 4 फैक्टोरियल टाइम्स 3 टाइम्स 2 हो गया, और ऐसा ही सेम हम गर्ल्स के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। इसमें हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पर बोला गया बॉयज एंड गर्ल्स शैल बी ऑल्टरनेट एंड अ पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल आर नेवर एडजेसेंट। इसका मतलब ये है, ऐसे समझो आप, अ पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल का मतलब क्या हुआ? से नंबर ऑफ वेज दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर एडजेसेंट, alternate, alternate, and B1 and G1 never together, never together। ये है क्वेश्चन। एक स्पेसिफिक पेयर है, वो साथ नहीं होंगे, तो उसको कैसे आप अकम्प्लिश करोगे? ये क्वेश्चन है बेसिकली। आई थिंक आपने इस बात को किया था या कुछ और सोचा है? नहीं सर, मैंने वो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी एक्चुअली। मैंने हम्म। वो राइट वाला ले लिया था, लेफ्ट वाला देखा नहीं। चलो अब ऐसा करो, अभी अभी वर्कआउट करो, अभी वर्कआउट करो फटाफट जल्दी से। इसका मतलब आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन माइनस नंबर ऑफ वेज व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट एंड B1 एंड G1 आर टुगेदर। तो पहले आप वो काउंट कर लो कि बॉयज एंड गर्ल ऑल्टरनेट है उसके सारे वेज, तो वो तो हम कर चुके हैं, वो तो हमें ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। इसमें से हम वो केसेस हटाना चाहेंगे जिनमें B1 एंड G1 साथ साथ है, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब ये वाले केसेस काउंट करने जा रहे हैं, ये तो हमें पता है, दिस वी नो दैट इट इज 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल स्क्वायर माइनस ये हमें चाहिए x। ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। अब इस x का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखो। x का कैलकुलेशन करते समय आपने B1 G1 रखना है, B1 G1 को साथ में रखना है। तो ऐसे मान लिया आपने कि B1 G1 का एक पेयर बना दिया इसमें। अब इसके बाद क्या होगा? अब मैं ऐसा लिखूंगा, देखो ये जो डैश मार्क कर रहा हूं ये फॉर बॉयज है ना, B1 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 B2 B3 B4 ऐसा मान लो। और जो यहाँ ये प्लेसेस हैं फॉर गर्ल्स है, क्योंकि ऑल्टरनेट ही रहना है इनको। अब हमें अरेंज करना है इसको, कितने वे से अरेंज करेंगे? एज्यूमिंग दैट B1 एंड G1 आर एट द फर्स्ट 2 पोजीशन, एट द इनिशियल 2 पोजीशंस। तो ऐसे केस करेंगे और फिर कॉम्बिंग करेंगे, इस B1 G1 की पोजीशन को ऐसे शिफ्ट करेंगे ऐसे कॉम्ब करते हुए। तो पहला सिचुएशन C1 केस में हम यही रखेंगे कि फर्स्ट 2 पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय B1 एंड G1। हाउ मेनी वेज आर देयर? तो यू से that these 3 places will be arranged by 3 girls, 3 boys and these 3 by girls। मतलब जहां मैं टिक कर रहा हूं वहां पर तो बॉयज को आना है, और जहां मैं सर्कल ड्रॉ रहा हूं वहां पर गर्ल्स को आना है। तो ऑब्वियसली 3 गर्ल्स और 3 बॉयज, 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर B1 G1। ओके, अब इसके बाद में इसकी पोजीशन को शिफ्ट करो। तो दूसरा केस जो हमारा होगा वो कुछ ऐसे होगा, बिल्कुल सेफ साइड हम लोग कर रहे हैं। तो पहला प्लेस गर्ल्स के लिए होगा, और इसके बाद में यहां पर आएगा B1, यहां पर आएगा G1 टुगेदर, और फिर यहां पर
because this is occupied by girl, this is occupied by girl, so there is one girl here and one girl here, one boy, second boy, third boy and fourth boy. इसके लिए कितने वेज होंगे? नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व 3 places filled by and 3 filled by the girls. कितना होगा? क्या आंसर आएगा? 3 factorial. ओके, 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो ऐसे जो 3 फैक्टोरियल होल स्क्वायर, ऐसे कितने कॉम्बिंग पोजीशंस होंगी? 8. तो 1 2 फर्स्ट एंड सेकंड, 7 सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ सेवेंथ and seventh eighth. So you'll get in totality there are 7 positions, right? 1 से लेके 7 तक नंबरिंग कर दो। yes ये 7 पोजीशंस हैं और हर एक पोजीशन पे आपको ऐसे मिलेगा 3 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो therefore x is equal to, going similarly, x is equal to 14 times 3 factorial whole square. Why I said 14 times? बिकॉज B1 G1 के भी 2 वेज है। हाँ नहीं, B1 G1 के 2 वेज हैं। आप बोलो कि यही चीज जस्ट ऐसे इसमें ऐसा हो रहा है ना कि B1 G1 ऐसे करके आ रहा है ना, B1 G1, B1 लेफ्ट है, G1 राइट में है, तो उसको स्वाइप कर दो, उल्टा कर दो, G1 को पहले कर दो, B1 को बाद में कर दो। तो B और G की पोजीशन को हम 2 तरीके से ऑल्टर कर सकते हैं आपस में, कीपिंग देम टुगेदर। तो ये इतना आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर तुम्हारा आया वो क्या है? 2 times 4 factorial square minus 14 times 3 factorial square. So it is actually 16 to the 32 times 3 factorial का whole square minus 14 times 3 factorial का whole square. So virtually it comes out to be how much? बता दो। 32 minus 14 is 18 times 3 factorial का whole square तो 36। तो ये आ गया तुम्हारा 18 6 8 648 ways। ऐसा मतलब कहने का मतलब ये है ना कि थोड़ा पेशेंस से काम करना और कुछ नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ सिंपल काउंटिंग, 1 2 3 4 वाली बात है। सिस्टमेटिक काउंटिंग के लिए आपके अंदर में एक बहुत ही नर्व कंट्रोल होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं, आप आराम से स्टेबल होके करो। स्पेशली जब आप लर्न कर रहे हो तो उसके बाद स्पीड बनेगी, अपने आप बनेगी। स्पीड का कोई आंसर होता नहीं है। होता क्या है ना कि आप जल्दबाजी में कुछ कर जाते हैं और करने के बाद गलतियां हो जाती हैं, गलतियां होने के बाद फिर आप रीथिंक करते हैं तो उससे डबल टाइम किल करते हैं, बट आंसर आपको वही आंसर लाने के लिए। तो इसलिए आप पहली बार टाइम ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, स्पेशली मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ अगले क्वेश्चन को। इसमें बहुत कुछ आप लर्न भी करते हैं और एक अच्छा प्रॉब्लम है। ये भी आपके गेम में था तो आई कंसिडर इट वर्थ डिस्कसिंग। आपने ट्राई किया था इसको? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर्स डे, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ देम इन व्हिच दीज कंडीशंस आर फॉलोड। 10 तक किए थे, अच्छा ठीक है, 3 5 10 तक, मतलब अच्छा 10 तक किए थे, तो उसमें ये नहीं था क्या? हाँ तो उसमें शायद ये नहीं रहा होगा। चलो अभी अभी करते हैं। मुझे लग रहा था शायद ये उसमें इंक्लूड हो गया हो, बट एनीवे अभी ट्राई करो, अभी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट करते हुए एक एक डिस्कस करते जाएंगे जल्दी से। इसमें आप हर एक क्वेश्चन में एक तरह से सोचेंगे ना तो एक दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक तरह से आप सोचो तो एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंट तरीके से। गेम 10th तक आपने किया था तो 10th क्वेश्चन तो यही है।
हाँ, इसके पार्ट्स जो है बहुत सारे पार्ट इसमें है 10th में। 10th तो नहीं है ये, बट 10th ऐसा ही है एग्जैक्टली, काफी हद तक सिमिलर है वो। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है। बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर्स डे। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन दिस वर्ड? 10. 10। तो और सारे के सारे डिफरेंट हैं? Yes sir. सारे डिफरेंट है। 10 लेटर हैं, सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। तो अगर आपसे बोले कि नंबर ऑफ टेकिंग ऑल एट ए टाइम है, टेकिंग ऑल एट ए टाइम है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड क्या हो जाएगा? टोटल वर्ड्स फॉर्म्ड, ये तो क्लियर है कि 10 फैक्टोरियल होगा। फिर ए पार्ट, ए पार्ट से हम आंसर करना शुरू कर रहे हैं। ए पार्ट का आंसर क्या होगा? तो आप में से कुछ लोगों ने आंसर दिया, मैं वो आंसर देखते भी जा रहा हूं। फिर 9 फैक्टोरियल सुप्रीत बोलते हैं ए पार्ट के लिए 9 फैक्टोरियल, बी पार्ट के लिए 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल, ऐसा 2 आंसर आया। और बाकी लोग अपना ओपिनियन दो भाई। टी अकर्स आफ्टर ई का मतलब क्या है? सर ए का तो बहुत लंबा आंसर आया, क्या ए का बहुत लंबा आंसर आया। क्या क्या आंसर है? 9 फैक्टोरियल प्लस 8 टाइम्स 8 फैक्टोरियल प्लस 8 टाइम्स 7 फैक्टोरियल बट 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 फैक्टोरियल। सो अच्छा, मतलब कि ये तो इंटायरली इंटायरली अपसाइड डाउन हो गया है। उसने बोला कि 9 फैक्टोरियल, तुम बोल रहे ये होगा। एनीवे, कुछ भी आंसर न्यूमेरिकल वैल्यूज पर नहीं जाते हैं। मेन चीज है कि टी अकर्स आफ्टर ई का मतलब समझाओ मुझको। 10 T और T एक T साथ का एक है, ग्रुप मतलब होगा, T पहले मतलब आएगा। मतलब कि 10 प्लेसेस हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्लेसेस को फिल करना है और उसमें ये लेटर्स को 1 एट ईच प्लेस डालना है, जिसमें टी अकर्स आफ्टर ई का मतलब है टी, जब आप लेफ्ट से राइट देखो तो टी ई के बाद आना चाहिए। मतलब ई शैल यू विल गेट व्हेन यू स्टार्ट स्कैनिंग थ्रू फ्रॉम लेफ्ट, then first you must meet E and then you'll get a chance to meet T. It doesn't mean that T occurs just after E या T occurs next to E or T is adjacent to E, ऐसा कुछ नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 तरीके से सोचने का वे है इसको, 2 तरीके से सोचने का वे है। एक तो बोला गया 10 फैक्टोरियल बाई 2, आई गॉट इट, सही है। एक तरीका तो ये है, देखो बिल्कुल एलिमेंट्री तरीका सोचने का क्या है कि अगर ई फर्स्ट पोजीशन पर है तो टी के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस हैं। तो 9 चॉइसेस टी के लिए है और टी को 9 में से किसी एक चॉइस से अगर टी को बिठा दो कहीं पे, इन 9 में से कहीं भी डाल दो, तो बचे हुए 8 प्लेसेस पर रिमेनिंग 8 को 8 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। और प्लस अगर ई को अपने सेकेंड प्लेस पे डाला, यही बात साकेत बोल रहे थे कि अगर ई को सेकेंड प्लेस पे डाला तो उस केस में टी के लिए कितनी चॉइसेस रह जाएंगी? 8 चॉइसेस रह जाएंगे। 8 और रिमेनिंग के लिए कितनी चॉइसेस रह जाएंगे? 8 फैक्टोरियल। रिमेनिंग के लिए हमेशा 8 फैक्टोरियल, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लास्ट में अगर टी को आप बिल्कुल लास्ट प्लेस पे डाल नहीं सकते, यहां डालेंगे, यहां सेकेंड लास्ट प्लेस पे अगर ई को प्लेस करेंगे तो टी के लिए एक ही चॉइस रह जाएगी और बचे हुए 8 फैक्टोरियल। तो योर आंसर वुड बी इन दैट वे। इट इज एन एग्जॉस्टिव मेथड ऑफ काउंटिंग, केस एनालिसिस है, जिसमें 8 फैक्टोरियल इफ यू टेक कॉमन, योर आंसर विल बी 9 प्लस 8 प्लस 7 टिल 1। तो अब ये सी बात है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 से लेके 9 तक का सम होता है 9 इंटू 10 बाई 2, तो 9 इंटू 10 करेंगे तो 10 फैक्टोरियल बाई 2 हो जाएगा। This is one method. And दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? मेथड 2 और मेथड 3 समझो। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 भी ऐसे है
कि अगर मैं बोलूं कि ये जो 10 प्लेसेस हैं इनमें से दो ही लेटर्स पे तो रेस्ट्रिक्शन है, मानते हो कि नहीं मानते हो? किस पे? टी पर और ई पर। तो एक पॉसिबिलिटी मान लो है, कंसिडर वन परमुटेशन। मान लो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे कितने हैं? 10 है। एंड सपोज करो द डिजायर्ड परमुटेशन इज दिस, हियर इज ई एंड हियर समवेयर इज टी एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर एनीवेयर। दिस इज अ डिजायर्ड परमुटेशन। और मान लो ऐसे वाले परमुटेशन, वी आर लुकिंग फॉर सच परमुटेशन, मान लो इट इज एक्स। क्या? नंबर ऑफ डिजायर्ड अरेंजमेंट्स को मान लिया मैंने एक्स है, एक्स। अब मैंने एक बात बोली कि फॉर ईच डिजायर्ड अरेंजमेंट, जो मैं बोल रहा हूं मेरे ध्यान से मेरी बात को सुनना, फॉर ईच डिजायर्ड एरे इफ यू इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ ई एंड टी, ई और टी की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो आपको मिलेगा एक ऐसा एरे जो अनडिजायर्ड है, कीपिंग द रेस्ट ऑफ द पोजीशंस एज दे आर। ये डिजायर्ड केस था और ये इसी डिजायर्ड केस के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक अनडिजायर्ड केस आया। इसका मतलब है कि जितने डिजायर्ड केसेस हैं उतने ही अनडिजायर्ड केसेस हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो मेरी बात? यस और नो? यस। एंड देयरफॉर दस टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे? तो टोटल अरेंजमेंट 2x हो गए, बट टोटल अरेंजमेंट है कितने? 10 फैक्टोरियल है। तो मैंने बोला वो जो 10 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है उसमें से एक डिजायर्ड अरेंजमेंट को पिक कर लो और उसमें टी और ई की पोजीशन को आपस में शफल कर दो तो एक अनडिजायर्ड केस बन जाएगा। मतलब जितने डिजायर्ड केसेस हैं उतने अनडिजायर्ड केसेस हैं। 2x is 10 factorial and therefore x is 10 factorial by 2. This is one another argument and very simple argument. कोई बड़ी बड़ी बातें मैंने नहीं करी। हमने क्या यूज किया? यूनिटरी मेथड यूज किया और कुछ नहीं यूज किया। अब आते हैं तीसरा तरीका सोचने का। अब ये सोफिस्टिकेटेड तरीका है तीसरा तरीका सोचने का। क्या? कि भाई हमारे पास टोटल कितने प्लेसेस हैं? 10 और लेटर्स कितने हैं? 10। और किसके लिए रिस्ट्रिक्शन है? 2 लेटर्स के लिए, ई और टी। तो द प्रोसेस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 places for E and T. How many ways? एक पहला स्टेप ये है, इनटू दूसरा स्टेप क्या है कि वो जो 2 सिलेक्टेड प्लेसेस है, मान लो आपने ये कितना आया, कितने तरीके से आप 10 में से 2 प्लेसेस चूज कर सकते हो, 10C2। मान लो वो प्लेसेस आपने ये दोनों सिलेक्ट किए, एक ये और एक ये। अब ये जो 2 सिलेक्टेड प्लेसेस है, इन सिलेक्टेड प्लेसेस पर हमें 2 लेटर्स को रखने के कितने वेज हैं? नंबर ऑफ वेज of placing E and T, placing E and T at chosen place। एक ही तरीका है उसमें, तो आप उनकी पोजीशन को याद, पहले वाली पोजीशन पर E आएगा और बाद वाले पे T आएगा, तो एक ही तरीका है। इंटू 1 इंटू अभी बचा क्या? अभी हमने सिर्फ 10 में से 2 प्लेसेस को डिजायरेबली प्लेस कर दिया, E और T को प्लेस कर दिया। बचे हुए 8 प्लेसेस में रिमेनिंग 8 लेटर्स को जैसे चाहो वैसे अरेंज कर लो, 8 फैक्टोरियल वेज। तो ये तीसरा क्या है? अरेंजिंग द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस, अरेंजिंग ऑफ रेस्ट 8 प्लेसेस। तो आंसर आ गया ना? आ गया कि नहीं आया? देखो तो आंसर वही आंसर फिर से आया। देखो 10C2 का मतलब क्या होता है? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल होकर के यहां भी आंसर क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो आपको ये तीनों तरीके से सोचने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसे भी और ऐसे भी। चलिए
एक क्वेश्चन पर एग्जॉस्टिव डिस्कशन हो गया। अब आप फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बी सी डी ई फास्ट आंसर करेंगे, और गलत आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। भले आप किसी एक ही तरीके से सोच के बताएं, बट आंसर में कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए, मैं ये चाहता हूं। सोच समझ करके आंसर करिए, फ्लॉलेस आंसर करिए। सर ये जस्ट नेक्स्ट टू में ऑर्डर की भी बात हो रही है कि लेफ्ट होएगा या राइट होएगा? टी अगर जस्ट नेक्स्ट टू ई का मतलब होता है ई के बाद, इमीडिएट आफ्टर टी, ई के इमीडिएट बाद टी आना चाहिए। लेफ्ट राइट उसको सफल नहीं कर सकते। मतलब जस्ट ना भी लगाए तो चलेगा। टी अगर नेक्स्ट टू ई बोलते हैं तो भी उसका मतलब वही होता है कि ई के नेक्स्ट में टी आना चाहिए, मतलब पहले ई आना चाहिए फिर टी आना चाहिए। ए पार्ट तो बेटा सबको समझ में आ गया ना? पार्ट ए में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक बार मुझे कंफर्मेशन दे देना अपना अपना। बी पार्ट का आंसर बताइए। अब यहां पर वहां पर था कि ई के बाद टी कभी भी आ सकता है, यहां पर है कि ई के जस्ट बाद टी, ई टी पैटर्न आ जाएगा। तो ये क्लियर है कि आपको दो कंसेक्यूटिव पोजीशंस लेनी पड़ेंगी इनके लिए। तो इसका लिए अगर बी पार्ट की हम बात करें तो कुछ ऐसा है ना कि एन है, इसके बाद में हमें चाहिए ई, कहीं पर भी हो हमें चाहिए ई, और ई के इमीडिएट बाद वाले प्लेस पे चाहिए टी, ऐसा। ऐसा मतलब ई टी आर टूगेदर ऐसे बोल दो ना, इसी को बोल सकते हैं ई एंड टी आर टूगेदर। तो कंसिडर ई टी एज वन ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स जैसे भी हो, एम है, ओ है, एच है, आर है, एस है, डी है, ए है, वाई है, कोई बात नहीं। ईटी को एक मानो तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? कंसिडरिंग दीज टू एज वन सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लो इनको, इनको आप सफल भी नहीं कर सकते, टी और ई भी नहीं कर सकते। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, बचे हुए 8 एंड 1 9 ऑब्जेक्ट को परम्यूट करने के कितने वेज है? 9 फैक्टोरियल, खत्म, सिंपल, कोई इसमें बड़ी बात। दूसरा तरीका यह है कि पहले फर्स्ट दो प्लेस पे ईटी को रख दो और 8 फैक्टोरियल, फिर ईटी को ऐसे ऐसे कॉम करते जाओ, हर एक में 8 फैक्टोरियल आएगा, है ना? तो ईटी के लिए टोटल 8 पोजीशंस आएंगी, तो 8 सॉरी 9 पोजीशन, 1 2 2 3 3 4 से 9 10, तो 9 प्लेसेस होंगे ईटी के लिए, और हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग 8, तो 9 टाइम्स 8 फैक्टोरियल, तो वहां से भी 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। ए हो गया जी, बी हो गया, सी पे आइए। T occurs next to E but before R। हाँ, अब वही बात होगी, क्या बात हो गई जी? ऐसे मान लो यहां पर E आ गया और यहां पर T आ गया, ये दोनों तो एडजेसेंट चाहिए ऐसे, बट R इनके बाद कहीं होना चाहिए। तो ये दो को तो सिंगल ऑब्जेक्ट जैसे ही ट्रीट करो, और R एक इसके अलावा, इन दोनों के अलावा 8 है, उसमें से R भी है। अब इन दोनों में चाहे पिछला वाला केस यूज कर लो, 2 1 3 हो गया, 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10, ऐसा सिचुएशन है। अब इनको अरेंज करने के कितने वेज हैं? तो ये वही बात है कि टोटल ऑब्जेक्ट कितने? 9, तो 9 फैक्टोरियल बाई 2। यूनिटरी मेथड से जाओ तो भी वही आंसर आ जाएगा।
ठीक है। और अगर कॉम्बिंग वाले तरीके से जाओ तो भी वही आंसर आ जाएगा। और अगर आप बोलते हो कि ये टोटल 9 पोजीशंस हैं, क्योंकि इन दोनों को तो आपने एक ही ऑब्जेक्ट मान लिया ना, ऐसा, तो 9 पोजीशंस है, तो 9 में से 2 प्लेसेस को सेलेक्ट करना, 9C2, और वो 2 सेलेक्टेड प्लेसेस में इन दोनों को रखना, पहले ET फिर R, तो 1 वेस इनटू बचे हुए कितने, तो 7, तो 7 फैक्टोरियल। तो यहां से भी वही आंसर आएगा, देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल, तो आंसर इज 9 फैक्टोरियल बाय 2। मतलब जो बात हमने पिछले 10 में T और E के लिए लगाई थी फर्स्ट केस में, वही सेम यहां लग रहा है। नाउ वी आर कंसीडरिंग E and T as not two letters, rather they are combinedly taken as ET, single letter, and applying the same concept A for 9 units available. अब C हो गया, A is done, B is done, C is done. What about D? Vowels are always together. तो इसमें vowels क्या क्या है? This was for C ना, D की बात करने जा रहे हैं। D. Vowels are together. ये B था, ये C था। हाँ। तो वॉवल कौन कौन से हैं? O, E, A. तो number of ways of arranging them such that M, T, H, R, S, D, Y and O, E, A, ये तीनों को आप एक ऑब्जेक्ट मान लिया और रेस्ट सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। तो टोटल कितने हो गए जी? 8 ऑब्जेक्ट है। 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के आपको पता ही है 8 फैक्टोरियल वेज है, और इन तीनों को आपस में सफल करने के 3 फैक्टोरियल वेज है। 8 फैक्टोरियल टू 3 फैक्टोरियल ऑर्डिनरी केस था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये सही आंसर था आपका। अब ऑल वॉवल्स नेवर टुगेदर, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, बिल्कुल सही, कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल सही। ऑल वॉवल्स नेवर टुगेदर का मतलब क्या है कि 2 vowels can be together, और नो vowels टुगेदर का केस चाहिए हमें। तो टोटल में से क्या नहीं चाहिए वो देख लो। इट इज नंबर ऑफ टोटल वेज माइनस नंबर ऑफ वेज व्हेन vowels, ऑल vowels आर टुगेदर, मतलब O, E, A आर टुगेदर। तो आंसर आ गया जी, क्या आया? टोटल कितने वेज थे? 10 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नो टू वॉवल टुगेदर, ये तो आपको पता है, नो टू वॉवल टुगेदर में तो ऑब्वियस सी बात है, गैप मेथड यूज होगा, है ना? गैप मेथड यूज होगा तो एफ पार्ट में क्या करेंगे, जल्दी आंसर करो। तो आप पहले तो इनको अरेंज कर लो, M, T, H, R, S, D, Y, इनको अरेंज कर लो। फिर ये जो प्लेसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वैकेंट प्लेसेस में आप वॉवल्स को अरेंज कर लो। तो कितने वैकेंट प्लेसेस हैं? 8। तो 8 में वॉवल को अरेंज करने के कितने वेज हैं? 8p3 into 7 factorial. Your answer is 8 factorial upon 5 factorial into 7 factorial. So your final value will become 5 factorial पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 8 factorial multiplied by 7 into 6, तो 42 times 8 factorial। F हो गया जी। अब G और H का आंसर करो, G पार्ट एंड H पार्ट। G पार्ट और H पार्ट का कंप्लीट आंसर करो। ठीक है।
दोनों के लिए दो अलग अलग तरीके सोचे तुमने? नहीं सर, एक ही सोचा था मैंने। अच्छा, तो आंसर अलग अलग तरीके से लिखा है, एक में आंसर फाइनल लिखा है। आंसर में थोड़ा सा। ठीक है, यूनिटरी मेथड से भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। अब मैं जी पार्ट की बात करते हैं, जी पार्ट। एम अकर्स आफ्टर एच, मतलब हमें वो केस चाहिए जिसमें ये 10 पोजीशन को हम फिल कर रहे हैं और ये 10 पोजीशन में फिल करते समय हमारे पास तीन रिस्ट्रिक्शन है, तीन लेटर्स के लिए, एम के लिए, एच के लिए और ए के लिए। क्या रिस्ट्रिक्शन है? एम अकर्स आफ्टर एच एंड एच आफ्टर ए, मतलब सबसे पहले ए होगा, फिर एच होगा और फिर एम होगा, ए एच एम। जब भी आप लेफ्ट से राइट स्कैन थ्रू करेंगे तो पहले आपको ए मिलना चाहिए, फिर एच मिलना चाहिए, फिर एम मिलना चाहिए। तो आई वुड से दैट लेट द नंबर ऑफ डिजायर्ड परम्यूटेशन, मान लो ये ए है, यहां कहीं एच है और यहां कहीं एम है, मान लो यहां एम, ये एक डिजायर्ड परम्यूटेशन है। मान लो लेट द नंबर ऑफ डिजायर्ड परम्यूटेशन बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ डिजायर्ड अरेंजमेंट इज इक्वल टू एक्स, मतलब एंड एक उसमें से ये केस है ना, ऐसा केस है जिसमें पहले ए है, फिर एच है, फिर एम है। अभी ए कहीं पर भी हो सकता है बट सीक्वेंस में पहले रहेगा, है ना, ऑर्डर में पहले रहेगा। अब इसी ए को, मतलब ये कौन सा केस है? ये वो केस है जिसमें सेकेंड प्लेस पर ए है और फिफ्थ प्लेस पर एच है और नाइन्थ प्लेस पर एम है। ये सिर्फ कौन कौन सा सेकेंड, फिफ्थ और नाइन्थ प्लेस में ए, एच और एम को शफल कर सकते हैं। कैसे कैसे? वैसे ए, एम, एच, एच, ए, एम, एच, एम, ए, एम, ए, एच, एम, एच, ए, and rest everything is as it is. इसको मैं सीधे भी बोल सकता था कि भाई तीन प्लेसेस पर तीन ऑब्जेक्ट को 3 फैक्टोरियल वे से आप परम्यूट कर सकते हैं, तो 6 केसेस बनेंगे सेकेंड, फिफ्थ और नाइन्थ प्लेसेस पर जब आपने ये तीन को प्लेस किया, और ये 6 में से एक केस जो है वो क्या है? डिजायर्ड है और बाकी सारे अनडिजायर्ड है। मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी बताओ मुझको। मानते हैं सर। बस बात यही खत्म हो गई जब मानते हैं तो आप। इससे हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जितने वे से ये है उतने वे से ये भी होगा, उतने वे से ये होगा, उतने वे से ये होगा, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये तीन प्लेसेस पर ये तीन को रख किया और बचे हुए जो 7 प्लेसेस हैं उनको आप 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर रहे हो। तो 7 फैक्टोरियल टाइम्स ये है, 7 फैक्टोरियल टाइम्स ये भी है, 7 फैक्टोरियल टाइम्स ये भी है, 7 फैक्टोरियल टाइम्स ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब बात आती है कि ये सारे सेम है नंबर वाइज, ये सारे सेम नंबर में अवेलेबल है, ये क्लियर हो गया। तो टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे? नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे? ये हो जाएंगे 6x। और ये है कितने टोटल अरेंजमेंट? होते कितने? 10 फैक्टोरियल। ये जो x लिया, ये x मतलब समझ रहे हो ना, ये दूसरी, पांचवी, नौवीं पोजीशन पर एक केस हो गया। अब एक केस ये भी हो सकता है ना कि a फर्स्ट पर हो और h सेकंड पर और ये थर्ड पर हो। तो ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इफ दिस ऑर्डर इज मेंटेन्ड देन देयर आर x केसेस। सिमिलरली a, m, h वाले भी x केसेस होंगे, h, a, m वाले भी x होंगे और h, m, a वाले भी x होंगे एंड सो ऑन।
तो 6x इज इक्वल 10 फैक्टोरियल, तो x इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6, यूनिटरी मेथड, आंसर आ गया हमारा। और यहीं से दूसरा पार्ट का भी आंसर आ गया, h पार्ट का भी आंसर आ गया। कैसे? जब ये बोला इन्होंने कि m अकर्स आफ्टर h एंड h अकर्स आफ्टर a, नहीं, h अकर्स बिफोर a, m h के बाद आएगा और h a के पहले आएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले h आएगा, फिर a आएगा, फिर m आएगा, या h m a, h a m, ये केस हो सकता है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये ऑर्डर परमिसिबल है कि नहीं? है सर। और एच एम ए, ये ऑर्डर परमिसिबल है कि नहीं? यस सर, ये भी परमिसिबल है, और इनके अलावा और कोई परमिसिबल नहीं, यही दो ही पॉसिबिलिटी परमिसिबल है। अब यहाँ ये 6 में देखो तो एक तो ये परमिसिबल है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये 6 केसेस में कौन सा परमिसिबल है ये देखते हैं। एच ए एम, एक तो ये परमिसिबल है, और एच एम ए, एक ये परमिसिबल है, और बाकी सारे नॉट परमिसिबल है। तो 6 केसेस में से 2 परमिसिबल हैं और 4 नॉन परमिसिबल हैं। तो x की वैल्यू जो आई थी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2x के इक्वल आएगी। मतलब क्या हो जाएगा ये? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3, ये आंसर आ जाएगा। तो ये h पार्ट का आंसर आ गया। अगर हम यूनिटरी मेथड से जाएं तो h का भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, अब इस तरह से तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल आउट ऑफ द 11 प्लेयर्स, 11 batsmen in which of Indian cricket team, if Kohli wants to bat before Jadeja and Jadeja wants to bat after Rahul, ऐसा कुछ भी ऐसा बन सकता है। Anyway, दूसरी बात, इसी प्रॉब्लम को करने का जो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका था, सबसे बेसिक तरीका ये, बट बेसिक तरीका कई बार सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिस्टमेटिक तरीका क्या है कि भाई ऐसा करो कि 10 में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट करो, 10C3। अब जो 3 प्लेसेस आप चूज कर रहे हैं, मान लो आपने जो सिलेक्टेड प्लेसेस है आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, इसमें से मान लो आपने चूज किया एक प्लेस ये सेकेंड, और एक प्लेस ये, और एक प्लेस ये 3 प्लेसेस आपने सेलेक्ट किया। ऐसे 10 में से 3 सेलेक्ट करने के टोटल 10C3 वेज हैं। अब जो सिलेक्टेड प्लेसेस हैं उनमें M, H और A को प्लेस करने के 2 ही तरीके हैं। कैसे? पहले H को रखना पड़ेगा, फिर A और M या तो ऐसे रखेंगे, या तो H रखेंगे, M रखेंगे, A रखेंगे। तो 2 ही तरीके हैं। तो ये 2 वेज, ये क्या हो गया? ये हो गया चूजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 प्लेसेस। फिर ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग, जो नखरे वाले 3 लोग हैं, H, M एंड A इन देम, और इनटू बचे हुए जो 7 है वो जैसे चाहे वैसे अरेंज कर। योर आंसर विल बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये 10C3 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 इंटू 2, आंसर फिर से वही आ गया 10 फैक्टोरियल बाय 3। तो ये भी एक तरीका है, तो आप चाहे जैसे काउंट करो, इट्स ओके। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। जब आप रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन की बात करेंगे तो इस तरह से तमाम पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएंगी। मेजरली वी हैव डिस्कस्ड, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? यहां से आगे बढ़ूं मैं। अब आप हेडिंग देंगे परमुटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, परमुटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन की जब हम बात करते हैं, देखो परम्यूटेशन जब मैंने बताया आपको, इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने बोला ये म्यूटेशन वर्ड से बना है। म्यूटेशन मतलब है कि सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और वो अपनी पोजीशन को इधर उधर शफल करते हैं और उससे अपीयरेंस चेंज होता है, तो हम बोलते हैं कि उनका पैटर्न चेंज हो रहा है या अरेंजमेंट चेंज हो रहा है।
तो अरेंजमेंट इज रिलेटेड टू अपीयरेंस। अगर अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है बाय चेंजिंग द पोजीशन, तो परम्यूटेशन चेंज नहीं होगा, तो सेम परम्यूटेशन ही बोला जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि जैसे मान लो अगर मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों डिफरेंट हैं, तो इनके दो परम्यूटेशन बनेंगे, ए बी एंड बी। बट अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इनकी पोजीशन को चेंज करके अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वापस आपको वही मिलेगा। इसका मतलब है कि अपीयरेंस में चेंज या पैटर्न में चेंज या अरेंजमेंट चेंज कब होता है? बाय चेंजिंग द पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो। डिफरेंट ऑब्जेक्ट को शफल करने से परम्यूटेशन चेंज होता है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आपस में शफल करने पर अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट से कितने अरेंजमेंट बनेंगे, टोटल तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को यूज करके कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, तो आप बोलोगे 3 अरेंजमेंट कंसीडरिंग वन एट ए टाइम एंड 3p2 arrangement considering 2 at a time and 3p3 arrangement considering 3 at a time। तो टोटल अरेंजमेंट बनेंगे 3 प्लस 3p2 का मतलब 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल एंड 3p3 का मतलब है कि 3 फैक्टोरियल। तो टोटल आ जाएगा 3 प्लस 12 15 अरेंजमेंट टोटल बनेंगे, टेकिंग 1 at a time or 2 at a time and all at a time। बट अगर मैं बोलूं कि तीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल सिमिलर, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम, तो इससे टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे? तो आप बोलोगे 1 at a time लेकर के एक ही बनेगा, और 2 at a time लेकर के भी एक ही बनेगा, और 3 at a time लेकर के भी एक ही बनेगा। तो 3 अरेंजमेंट्स आर ऑप्टेड। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है कि जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर इंपॉर्टेंट है परम्यूट करते समय। एक ऑब्जेक्ट है या दो है या तीन है, सिर्फ इतने मैटर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम है। कौन सा ऑब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशन में। बट डिस्टिंक्ट के केस में दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, विच ऑब्जेक्ट एंड हाउ मेनी। यहां पर विच ऑब्जेक्ट तो मीनिंगलेस है क्योंकि सारे सेम है, कोई सा भी ले लो, बट हाउ मेनी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही फर्क है, डिस्टिंग्विशमेंट यही है, यही डिफरेंशिएशन है इस कॉन्सेप्ट में। तो लेट्स नाउ कॉन्फिगर द कॉन्सेप्ट एक एक करके मैं बता रहा हूं, अब लिखते जाओ उसको। पहला, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ p डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम। ऑल एट ए टाइम की बात कर रहा हूं मैं। Number of arrangement of p different objects taken all at a time is equal to how much? P factorial. You all know. So number of arrangement of p alike object taken all together. आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। p number of similar object है, p number of similar object मतलब सेम p number of balls हैं या सेम p number of पीले पीले लड्डू हैं, आइडेंटिकल है सारे, तो उनको अरेंज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो सारे एक जैसे हैं। उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करने से अपीयरेंस चेंज नहीं होगा, तो हमें सिर्फ एक ही अपीयरेंस या एक ही परम्यूटेशन फॉर्म होगा। अब जरा इन दोनों केसेस को कंपेयर करो। पहले केस में सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट थे, दूसरे में सारे आइडेंटिकल हो गए। तो डिफरेंट से आइडेंटिकल होने में क्या चेंज आया? तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट थे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। p फैक्टोरियल से 1 कैसे आएगा? p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसे समझो कि आपके पास में तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, a1 a2 a3, और दो है b1 b2, है ना? तो कितने फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनेंगे इनसे? इनको आपस में अरेंज करके कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? आप बोलेंगे 5 फैक्टोरियल। अब मैं बोलूं कि अगर मान लो ये तीनों जो है, ये तीनों a1 a2 a3 को सेम कलर का रैपर से रैप कर दिया गया, मतलब वो एक जैसे दिखने लगे, a ऐसे बना दिए, और ये दोनों अभी भी डिफरेंट है। अब कितने अरेंजमेंट बनेंगे?
तो बोल रहे हैं क्या कि इन सबको डिफरेंट मानते तो कितने बनते? 5 फैक्टोरियल। और 3 एक जैसे हो गए तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, क्योंकि p डिफरेंट का आंसर था p फैक्टोरियल, और p अलाइक कर दिया, डिफरेंट से अलाइक कर दिया तो p फैक्टोरियल से फैक्टर हो गया। तो जितने ऑब्जेक्ट अलाइक होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसे नहीं कर सकते हाँ कि जैसे ये है कि 3 बार a कॉमन और b1 b2 है, ये तीन एक ही ऑब्जेक्ट ले ले और ये फिर 3 फैक्टोरियल कर दे, क्योंकि a का तो कुछ होएगा ही नहीं। हाँ, फिर से बोलो एक बार। मतलब a को एक ही ऑब्जेक्ट ले ले हैं, ले लिया, फैक्टोरियल नहीं आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तुम्हारा ये ओपिनियन है, मान लेता हूं तुम्हारी बात को, लेकिन एक बात बताओ कि ये वाला केस इसमें आया? सर ये वाला केस इसमें नहीं आया ना। इसमें तो आपने वो केसेस लगाया जिसमें सारे के सारे तीनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ हैं, लेकिन वो परम्यूटेशंस भी तो पॉसिबल है जिसमें 2 ए टुगेदर है और एक ए डिफरेंट है, बीच में B1 B2 कहीं आ रहा है, और तीनों ए अलग अलग है। ये B1 है, फिर ए है, फिर B2 है, और फिर ये है। ये वाला केस भी नहीं है। तो आप आपके केस में बहुत सारे केसेस को आप ड्रॉप कर रहे हैं, उन सारे केसेस को अलग अलग काउंट करो तो यही आंसर आएगा जो यहाँ लिख रहे हैं। बात समझ में आएगी नहीं? यस सर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लगभग फ्रेम हो गया है। अब इस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं, जनरलाइज करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। तब लिखेंगे क्या? लिखेंगे व्हेन आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनो, व्हेन आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट p ऑफ देम आर ट्रांसफॉर्म टू बी आइडेंटिकल। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे और मैंने उनमें से कोई p ऑब्जेक्ट को एक बॉक्स में, आइडेंटिकल बॉक्सेस में कवर कर दिया, बंद कर दिया, मतलब n में से p ऑब्जेक्ट को अलाइक बना दिया। तो अगर वो डिफरेंट थे तो n फैक्टोरियल परम्यूटेशन हो रहे थे, बट वो अलाइक हो गए तो उन अलाइक p के आपस के जो शफलिंग है उससे कोई परम्यूटेशन बनेगा नहीं, एक ही बनेगा, मतलब p फैक्टोरियल से फैक्टर हो जाएगा। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल गेट फैक्टर्ड बाय p फैक्टोरियल, मतलब डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। तो आंसर विल बी n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएंगे। और इसी बात को परफेक्टली जनरलाइज करके कॉन्सेप्ट बनाया तो ये लिखेंगे कि व्हेन आउट ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर ऑब्जेक्ट, मान लो हमारे पास में p प्लस क्यू प्लस आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसमें p ऑब्जेक्ट जो है एक तरह के सिमिलर ऑब्जेक्ट है, q ऑब्जेक्ट दूसरे टाइप के सिमिलर ऑब्जेक्ट है, और r नंबर ऑफ थर्ड काइंड ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट है, जैसे p अलाइक a एंड q अलाइक b एंड r नंबर ऑफ अलाइक अल्फाबेट c है। अब ये मल्टी सेट हो गए, p प्लस क्यू आर प्लस आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का एक मल्टी सेट हो गया, रिपीटेड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। इसके कितने परम्यूटेशन होंगे? तो अब मैं बोलूंगा क्या करो, इन सबको डिफरेंट मान करके कितने परम्यूटेशन होते? p प्लस क्यू प्लस आर फैक्टोरियल। अगर ये सारे के सारे डिफरेंट होते तो इतने अरेंजमेंट बनते, बट इसमें p अलाइक है तो इनकी वजह से p फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, और ये q अलाइक है तो इनकी वजह से q फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, और r अलाइक है तो इनकी वजह से r फैक्टोरियल। तो आंसर विल बी p प्लस क्यू प्लस r फैक्टोरियल, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हर एक टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के नंबर के फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। तो दिस इज द फार्मूला फॉर दिस कॉन्सेप्ट। इसी बात को प्रूव करने के बहुत सारे वेज हैं। एक तरीका ये है कि मान लो, आर्ग्यू करने का दूसरा तरीका ये है कि लेट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स arrays इक्वल टू x। मान लो x नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है, किसके? इसके, ये मल्टी सेट के। अब वो x में से एक अरेंजमेंट यही है, मान लो, ऑफ विच वन इज a b a b ऐसे करके है, सी 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 ऐसे करके सी ए ऐसा है। और हमने इस अरेंजमेंट में से जो ए है, कितने ए हैं? p नंबर ऑफ ए है, उन सबको मैंने हर एक ए पर एक फ्लैग लगा दिया।
नंबर नेचुरल नंबर का, ये A1 हो गया, इसको A2 बना दिया, मतलब सबको डिफरेंट बना दिया। A3 A वाले को डिफरेंट कर रहे हैं, A वाले को, C को नहीं। तो जो जो A है, A3 एंड AP, तो सारे A को अलाइक कर दिया, अगर सारे A जो अलाइक थे उनको अगर डिफरेंट कर दिया, तो अब इसी एक अरेंजमेंट से, कितने अरेंजमेंट बनेंगे? दिस वन अरेंजमेंट विल गिव राइज टू P फैक्टोरियल न्यू अरेंजमेंट। कैसे? इनकी पोजीशन आपस में चेंज करके, इनको आपस में शफल करके एस को अपनी आपस में P फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया सकता है, क्योंकि नाउ दे हैव बिकम डिफरेंट। तो एक से P फैक्टोरियल, तो X अरेंजमेंट टोटल है, हर एक से P फैक्टोरियल, तो देयरफॉर टोटल कितने हो गए? तो नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट हो गए X इंटू P फैक्टोरियल। अब ये जो X इंटू P फैक्टोरियल अरेंजमेंट फॉर्म हुए, ये कैसे अरेंजमेंट है? इन सब में क्या है सिचुएशन? सारे के सारे A डिफरेंट है, A1 A2 A3 AP डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, बट अभी भी इनमें Q नंबर ऑफ आइडेंटिकल B है, दे कंटेन B B B कितनी बार? Q टाइम्स। एंड आइडेंटिकल C's कितने हैं? R टाइम्स। तो जैसे मैंने A को आइडेंटिकल से डिफरेंट बनाया, ऐसे अगर B's को सारे डिफरेंट बना दो, तो मेकिंग B's डिस्टिंक्ट, B's को डिस्टिंक्ट बना दो, डिफरेंट बना दो। कैसे? नंबरिंग करके उस पे। तो ये जो Q नंबर ऑफ B है, ये आपस में शफल होकर के Q फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनाएंगे। तो ये X इंटू P फैक्टोरियल अरेंजमेंट में हर एक अरेंजमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग Q फैक्टोरियल न्यू अरेंजमेंट बनेंगे। तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे X इंटू P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल। ये इतने सारे अरेंजमेंट जो बनेंगे, उनमें अब सारे A डिफरेंट हो चुके हैं, सारे B भी डिफरेंट हो चुके हैं, बट उनमें हर एक में Q R नंबर ऑफ आइडेंटिकल C अभी भी पड़ा हुआ है सब में। अब सारे C को सिमिलरली मेकिंग C डिस्टिंक्ट, मेकिंग ऑल C डिफरेंट, तो each arrangement will impart R factorial new arrangement, therefore total arrangements will become X into P factorial into Q factorial into R factorial. ये अरेंजमेंट है when all objects have become distinct. But we know that अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते तो कितने अरेंजमेंट बनने चाहिए थे? P plus Q plus R फैक्टोरियल। तो ऑब्वियस सी बात है कि P plus Q plus R फैक्टोरियल जब सारे पहले ही डिफरेंट थे तो इतने बनते, और जब हमने फेज वाइज उसको डिफरेंट बनाते हुए गए तो इतने बनेंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और ये दोनों इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो वही आएगी P plus Q plus R होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P फैक्टोरियल into Q फैक्टोरियल into R फैक्टोरियल। I mean to say that there are various ways of arguing the concept and establishing the concept. तो आप चाहे वो पहले वाले ऑब्जर्वेशन वाले तरीके से करो या ऐसे सिस्टमेटिकली रिड्यूस करते हुए सिचुएशन को करो, दोनों से आंसर वही आएगा। तो ये फार्मूला एस्टैब्लिश हो गया जी। तो ये अगर सेकंड मेथड आप में से कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है, नहीं तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एरे, मैंने बोला कैपिटल N या X, फ्रॉम ईच ऑफ दीज if the P alike things were different we could make P factorial permutations. एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ। Thus if the P alike things were all different we would have got N into P factorial new permutations. Now similarly if the Q similar objects were also made different then we would get Q factorial permutation from each out of N into P factorial arrangement. So N into P factorial into Q factorial permutations हो जाएंगे। Thus if P like things and Q like things were all different we would have got N into P factorial to Q factorial permutation in all. इन सभी में R number of alike C अभी भी पड़े हुए हैं। After making all C's distinct, if the process is continued and made all C distinct as well, then total number of arrangement will become N factorial N times P factorial Q factorial R factorial, which has to be equal to P plus Q R plus R factorial, and therefore the result.
तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या है वैसे तो? हाँ, अभी आप कुछ बोल रहे थे बेटा, गर्व, आप कुछ बोल रहे थे कल करने के लिए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करके और मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन सिर्फ कर लो इस पर और फिर क्लोज कर देता हूं, आज यहीं तक डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये आ जाओ साहब, इसका आंसर कर दो जल्दी से। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन, आंसर 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 कर दो, मतलब आंसर देखो नहीं, सीधे आंसर करो। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड टेकन ऑल एट ए टाइम। ऑल एट ए टाइम है ना? ए पार्ट का आंसर क्या होगा? वेरी गुड। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड डी ए डबल डी वाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, टोटल 5 ऑब्जेक्ट है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। बी पार्ट पे आओ, तो इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को एक साथ रखो, तो सी 2 बार ओ है, 2 ओ 2 आर, और कोई आइडेंटिकल नहीं थी। इसके अलावा सी है, इसके अलावा पी है, यू है, टी है, एल है, आई है। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, टोटल कितने लेटर्स हैं? तो 4 और 4 और 2 10 है, तो 10 फैक्टोरियल, 2 आइडेंटिकल की वजह से 2 फैक्टोरियल, 2 आइडेंटिकल सेकंड टाइप के 2 फैक्टोरियल। सी पार्ट का आंसर करो अन्ना हजारे। हाँ, इसमें आइडेंटिकल ए कितने हैं? 4, 4 ए लेटर्स, 4 आइडेंटिकल लेटर्स ए है एंड 2 आइडेंटिकल लेटर्स एन है, एंड रेस्ट H, Z and R and E are distinct. So in totality there are 4 and 2 6 and 4 10 है, but of 10 4 are identical and 2 are identical. तो this is the answer. Simple, समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट थी, है ना? तो अब आप ऐसा करेंगे कि जो आपकी गेम है उसमें आइडेंटिकल, पहले तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 ट्राई कर लेंगे। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 एंड 2 तो आप कर ही गए होंगे, अब T3 भी ट्राई कर सकते हैं, तो T3 पूरा करेंगे और साथ के साथ में गेम 4 करेंगे, गेम 3 कंप्लीट एंड गेम 4 कंप्लीट। तो दिस इज द डिस्कशन फॉर टुडे। इसके आगे मैं कुछ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, एक बात आप लोगों को बतानी थी कि दो लेक्चर्स जो हैं मैं आपको शेयर करूंगा, जिसमें लोकस का यूनियन, इंटरसेक्शन, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन है। आप वो दोनों लेक्चर को देख जाना, सो दैट जब मैं क्लास में प्रॉब्लम करूं तो फटाफट मुझे कॉन्सेप्ट बताने में ज्यादा टाइम ना डिवोट करना पड़े, और सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, ठीक है? तो वो 2 लेक्चर्स मैं आपको शेयर करूंगा, पिछले साल का केवीपीवाई क्लास का लेक्चर है, वो दोनों आप देख जाना आराम से, टाइम लगा करके। कल देख लेना, परसों देख लेना, ट्यूसडे की क्लास के पहले पहले तक देख लेना उसको। सर अभी शेयर कर दो। आज नहीं करूंगा, मैं शेयर कर भी दूंगा, तो आपको कल देखना है, कल अपना टेस्ट वेस्ट दे लो उसके बाद, ठीक है? ओके, ठीक है, तो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। गुड नाइट। ओके बेटा, बाय।